हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरु जी पे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के टॉप 15 प्रश्न के बारे में। दोस्तों आप कोई सा भी एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ऐसा प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूँ और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊँगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। और इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज है। हमारे पास जो ये आकृति दी गई है ना, इस आकृति में कितने चतुर्भुज है, यही बात को बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है। और भी प्रश्न है, जिस प्रकार कॉकरोच का संबंध निम्फ से है, ठीक उसी प्रकार भेड़ का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। और क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है। और ये पार्ट नंबर 36 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 35 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से कि क्या कह रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। चलिए मेरे दोस्त, पहला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है और पहला प्रश्न को आप लोग जरूर कीजिए और आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और प्रश्न को जरूर सॉल्व कीजिए और जरूर कमेंट करके बताइए कि आपने कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न है, हम बता रहे हैं आपको कैलेंडर से रिलेटेड है। देखो कह रहा है प्रश्न मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। यदि 20 जुलाई 2021 को मंगलवार था तो 28 नवंबर 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ये बात को समझ रहे हैं। कहने का मतलब है कि 20 जुलाई 2022 को मंगलवार था तो 28 नवंबर 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या मेरे दोस्त, ध्यान से देखना। जुलाई से लेकर नवंबर तक, जुलाई से लेकर नवंबर तक टोटल विषम दिन हम लोग काउंट करेंगे। और विषम दिन हम कैसे काउंट करते हैं, जो महीना कैलेंडर में पहले आता है उसे पहले लिखते हैं, जो महीना बाद में आता है उसे बाद में लिखते हैं। तो सबसे पहले मेरे दोस्त ध्यान से देखेंगे, इसमें जुलाई जो है पहले आता है जुलाई, उसके बाद अगस्त, उसके बाद सितंबर, उसके बाद अक्टूबर और तब जाकर नवंबर आता है मेरे दोस्त। ये बात को समझ रहे हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। इन सारे महीना में हम लोग विषम दिन की संख्या निकालेंगे। अच्छा मेरे दोस्त, एक चीज और आपको बता दूं, इस सारे महीने में कौन सा महीना 31 दिन का होता है, कौन सा महीना 28 दिन का होता है, कौन सा महीना 30 दिन का होता है, इसको हम लोग कैसे पहचानते हैं। देखो आपको मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर, अप्रैल, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये 4 जो महीना होता है ना मेरे दोस्त, ये 30 दिन का होता है। बाकी जितना भी है सारे महीना 31 दिन का होता है, 1 फरवरी को छोड़कर। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमको ये तो सिलेबस से बाहर था, यानी कि इस प्रश्न से ये हमारा बताना बाहर था, बाहर की बात थी। तो हमें केवल यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम लौट के आते हैं कि जुलाई से लेकर नवंबर तक टोटल विषम दिन हम लोग काउंट करेंगे। विषम दिन किसे कहते हैं, 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। और मेरे दोस्त हम जुलाई जो महीना है कैलेंडर में पहले आता है इसीलिए पहले लिखेंगे, और जो कैलेंडर में बाद में नवंबर आता है तो इसे हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, ये बात समझ गए। दूसरा पॉइंट, जो जुलाई है ये पहला महीना है, तो पहला महीना में हम लोग जानते हैं क्या लिखते हैं, पहला महीना में हम लोग लिखते हैं शेष दिन, शेष दिन। और आखिरी महीना में हम लोग लिखते हैं दी गई तारीख। तो पहला महीना में शेष दिन का मतलब क्या हुआ कि देखो जुलाई जो महीना होता है मेरे दोस्त 31 दिन का होता है, ठीक है, जिसमें से 20 दिन निकल गया, 20 दिन घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 11 दिन बचेगा। तो जुलाई में हम लोग कितना लिखेंगे, 11 लिखेंगे। ठीक है, पहला महीना में यानी पहले जिस महीना से स्टार्ट हो रहा है, जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो जुलाई हमारा पहला महीना हो गया। तो पहला महीना में हम लोग हमेशा लिखते हैं मेरे दोस्त बची हुई तारीख या बची हुई दिन। अगस्त, यहाँ पर हमने आपको बताया अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर को छोड़कर बाकी सब 31 दिन का महीना होता है। अगस्त जो हो जाएगा मेरे दोस्त 31 दिन का। सितंबर अभी ऊपर बताया है, सितंबर होता है 30 दिन का महीना।
अक्टूबर होता है मेरे दोस्त 31 दिन का महीना। अच्छा, नवंबर में तो हमें पूरा जाना नहीं है, नवंबर में उतना ही दिन लेना है जितना क्वेश्चन ने दिया है। 28 नवंबर दिया है, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 28। ठीक है, इन सारे को तुम जोड़ लो तब 7 से भाग दे के रिमाइंडर निकाल लो। या दूसरा मेथड है कि यहीं पर फिर से इसको 7 से तुम भाग करके छोटा कर लो। जब 11 को 7 से भाग करेंगे तो 7 तक कम 7 4 बचेगा शेष फल। जब हम 31 को 7 से भागा करेंगे तो 3 बचेगा शेष फल। जब हम 30 को 7 से भागा करेंगे तो शेष बचेगा 2। जब 31 को भागा करेंगे तो 3 बचेगा। और जब मेरे दोस्त 28 को 7 से भागा करेंगे तो शेषफल 0 बचेगा। इन सारे को तुम जोड़ लो, जोड़ो 4 और 3 7, 7 हो गया, 7 और 2 9, 9 हो गया, 9 और 3 12। यानी इन सभी को जब तुम जोड़ रहे हो तो 12 आ रहा है। फिर जो 12 है वो 7 से 12 आ चुका है, तो हम 7 से भागा देकर रिमाइंडर निकालेंगे। तो ये जो 12 है ना मेरे दोस्त, ये जो 12 है इसको हम फिर से 7 से भागा देंगे। तो 12 को 7 से भागा देंगे तो कितना बचेगा, 7 कम 7 5 बचा फाइनली शेष, यानी 5 बचा शेष फल। जो 5 शेष बचा ना मेरे दोस्त, ये 5 शेष फल हम लोग कैलेंडर में आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं मेरे दोस्त। जुलाई से हम लोग जा रहे हैं नवंबर में, इसका मतलब कैलेंडर में हम लोग आगे जा रहे हैं ना, बिल्कुल। तो निकाले गए विषम दिन को निकाले, इंग्लिश में इसे ऑड डेज बोला जाता है। जो निकाले गए विषम दिन है इसको हम इसमें प्लस कर देंगे। तो मंगलवार में 5 दिन प्लस करेंगे तो हमारा आंसर जानते हैं क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, रविवार हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रविवार। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ लिए होंगे मेरे दोस्त। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 2 नंबर कथन और निष्कर्ष से लिया गया है मेरे दोस्त। क्या कह रहा है प्रश्न, इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं और सभी काले कुत्ते हैं, यानी सभी काले कुत्ते हैं और कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। तो इसका वेन डायग्राम बना लो। सभी काले कुत्ते हैं, तो यहाँ पहले बना लो तुम काले। काले को हम शॉर्ट में का लिखते हैं। ये जितना भी काले हैं ये सभी काले क्या है, कुत्ते हैं। तो सभी आ जाएंगे कुत्ते के भीतर, तो यहाँ पर बना लेते हैं कुत्ते, कु से शॉर्ट में लिख लिए। अच्छा, आगे प्रश्न कर रहा है कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, यानी कुछ जो बिल्लियां है ना वो क्या है, कुत्ते हैं। तो बिल्ली को हमने 20 केवल लिख ले रहे हैं बिल्लियां। तो इसका फाइनली वेन डायग्राम हमारा बन चुका है। हम लोगों से कुछ भी पूछा जाए हम आसानी से निकाल सकते हैं। प्रश्न में पहला निष्कर्ष है कुछ बिल्लियां काली है। ये बताइए बिल्ली का जो इतना भाग है ये क्या है, कुत्ता है। तो काली में तो टच नहीं कर रही है, काली में टच नहीं कर रही है, इसीलिए ये बात बिल्कुल गलत है। 2 नंबर कुछ काले कुत्ते हैं, बिल्कुल देखो कुछ काले कुत्ते हैं, यहाँ से ये जो इतना भाग है ना काले का, ये सारे क्या है, कुत्ते हैं। तो हम लोगों से सारे नहीं पूछा गया, हम लोगों से पूछा गया है कुछ काले कुत्ते हैं, बिल्कुल है। इसका मतलब सारे तो है तो कुछ जरूर होंगे, क्योंकि इतना भाग जो है वो कुत्ते के भीतर आ रहा है। बिल्कुल ये बात सही है। हम लोगों का जो आंसर होगा मेरे दोस्त क्या होगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ लिए होंगे। इसको कैसे किए हैं आप आसानी से इसको समझ चुके होंगे मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है यदि प्लस का अर्थ है जोड़, जोड़ का अर्थ है घटाव, माइनस का अर्थ है गुना और गुना का अर्थ है विभाजन, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा, इस बात को बताना है। चलेंगे, भागा का अर्थ क्या है, जहां भी भागा है इसका अर्थ क्या है, जोड़। जोड़ का अर्थ है घटाव, जहां भी जोड़ है इसका मतलब है घटाव। माइनस का अर्थ है मेरे दोस्त क्या, तो गुना। ठीक है, गुना का अर्थ है जहां भी गुना है इसका अर्थ क्या है, तो डिवाइड है ना। तो निम्नलिखित समीकरण का मान बताइए। तो ये जो समीकरण लिखा गया है इसका मान क्या होगा, यही बात को बताना है। सबसे पहले देखेंगे क्या है, तो 48 है। 48 के बाद में क्या है, गुना है ना। तो गुना के जगह पर हम लोगों को क्या लेना है मेरे दोस्त, भागा लेना है। क्वेश्चन बोला है
माइनस, माइनस के जगह पे क्या लेना है, गुना लेना है 5, 5 के बाद में है भागा, भागा के जगह पे क्या लेना है, +8, अब प्लस के जगह पे क्या लेना है मेरे दोस्त, माइनस। बस इसी को हम सॉल्व कर देंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से होगा, ध्यान से देखेंगे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त बोडमास के तरीका से। ये बात जानते हैं आप लोग, बोडमास के तरीके से। बोडमास का क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, बी से ब्रैकेट जो इस प्रश्न में नहीं दिया है, ओ से अप जो इस प्रश्न में नहीं दिया है, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। यानी सबसे पहले भाग का काम होगा, तब गुना का काम होगा, तब प्लस का, तब जाकर माइनस का। ठीक है, तो सबसे पहले किन का काम होगा मेरे दोस्त, सबसे पहले भाग का काम होगा। तो भाग का काम करेंगे, 48 को 6 से भागा करेंगे तो 6 को 48 से भागा करें तो कितना हो जाएगा, 6×8 = 48, 8 हो जाएगा। गुना 5 तो देवे किया है, ये बात समझ रहे हैं, गुना 5 तो देवे किया है, +8 और उसके बाद में है माइनस का 1। यहाँ तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर से कलर को चेंज करते हैं, यहाँ देखेंगे। अब हम काम करेंगे गुना का, तो 8 पचे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 8 पचे हो जाएगा 40, ये बात समझ लिए। प्लस यहाँ पर क्या है, तो क्वेश्चन ने 8 दिया है, उसके बाद -1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे अब प्लस का काम होगा, तो 40 में हम 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 48 हो जाएगा। और इसमें से 1 घटा देंगे, तो 48 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 47 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 47 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इस प्रश्न को आप लोग जरूर समझ लिए होंगे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्रृंखला को पूरा करें। हमारे पास एक सीरीज दी गई है, इस सीरीज में यहाँ से देखेंगे 4 सीरीज है। अगला जो क्वेश्चन मार्क बनेगा यहाँ पर क्या आएगा, यही बात को बताना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग करेंगे क्या, इस सीरीज है ना, तो एक हमारे पास एक खाली बॉक्स बनेगा और यहाँ पर क्या आएगा, यही बात को बताना है। तो यहाँ पर हम लॉजिक ढूंढेंगे कि क्या लॉजिक लग रहा है। सबसे पहले प्लस वाले का हम रोटेशन चेक करते हैं, क्योंकि सीरीज का प्रश्न केवल रोटेशन पर बेस होता है। अगर रोटेशन हम चेक कर लिए तो हमारा आंसर जल्दी आ जाता है। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर क्या है, प्लस है। अगली आकृति में ई प्लस जो है, ई एक बैग ई कोना छोड़ दिया है, यहाँ पर आ गया है। या तुम इसको ऐसे कहो या फिर तुम इसको ऐसे कहो, घड़ी के उल्टे ही दिशा में तुम जांच कर लो। एक ई कोना छोड़कर डायरेक्ट आ गया है ई कोना पे। अगली बार इस ई कोना छोड़ के डायरेक्ट आ गया है यहाँ पर। अगली बार ई कोना छोड़ के डायरेक्ट आ गया यहाँ पर। ये बात को समझ रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल समझ रहे हैं। जो प्लस है वो घड़ी के चलने के उल्टे दिशा में, घड़ी चलता है हमारा बाएं से दाहिने की तरफ, लेकिन घड़ी के चलने के उल्टे दिशा में, उल्टे दिशा में का मतलब दाहिने से बाएं की तरफ जो प्लस वाला सिंबल है, एक को छोड़कर अगली कोना पे चला जा रहा है। देखो, एक कोना छोड़ के डायरेक्ट यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ई कोना छोड़ के फिर आ गया यहाँ पर, ई कोना छोड़ के फिर आ गया यहाँ पर। तो अगली बार ई कोना छोड़ देगा, आ जाएगा प्लस यहाँ पर। ठीक है, ऐसे तो जो प्लस है ना, वो घड़ी के चलने के उल्टे दिशा में एक कोना छोड़ के एक कोना बढ़ रहा है, यानी दो दो बढ़ रहा है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ई कोना आ गया, यहाँ पर अगली बार यहाँ पर आ गया, तो अगली बार यहाँ पर, तो अगली बार जो प्लस आएगा मेरे दोस्त, वो प्लस यहाँ पर आएगा। तो जिस ऑप्शन में यहाँ पर प्लस नहीं है उसको काट दो। यहाँ पर त्रिभुज नहीं आ सकता, बी गलत। यहाँ पर त्रिभुज पंचभुज नहीं आ सकता, इसीलिए ए गलत। यहाँ पर भी पंचभुज नहीं आ सकता, इसीलिए सी गलत। बच्चा क्या, डी, यही हो गया इसका राइट आंसर। कितना आसान है मेरे दोस्त, एक का हमने रोटेशन चेक किया, बाकी आंसर हमारा चुटकी बजाते ही आ गया। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त हम पूरा आपको बता देते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त आपको एग्जाम में तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे, हम जानते हैं। पूरा बनाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम आपको सिखा दे रहे हैं। अब देखो, जो पंचभुज है वो भी एक कोना छोड़ के डायरेक्ट यहाँ पर आ गया। अगली बार फिर से ई कोना छोड़ कर डायरेक्ट यहाँ पर आ गया, तो अगली बार ई कोना छोड़कर यहाँ पर डायरेक्ट आ गया, तो अगली बार ई कोना छोड़कर पंचभुज यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर पंचभुज आया हुआ है, बिल्कुल पंचभुज यदि आया है। अब त्रिभुज को तुम चेक करो, जो त्रिभुज है मेरे दोस्त यहाँ पर था ना। अगली बार ये जो त्रिभुज है, एक त्रिभुज आ गया यहाँ पर, अगली बार ये आ गया यहाँ पर। यानी त्रिभुज जो है एक घड़ी के उल्टे दिशा में घूम रही है, लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ रही है। यानी पहले यहाँ पर था तो अगली बार यहाँ पर आ गया, फिर अगली बार यहाँ पर आ गया, तो अगली बार जो त्रिभुज है यहाँ पर आ गया, तो अगली बार जो त्रिभुज है यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि आधी लाइन में वो एक एक बढ़ रही है कंटिन्यू, तो अगली बार यहाँ पर आइबे करेगा। इसीलिए इसका राइट आंसर डी।
आप एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ना करेंगे मेरे भाई। एग्जाम में बिल्कुल हमने जैसे शॉर्ट ट्रिक बताया है उसको किसी भी एक को उठाओ, उससे आंसर तुम आसानी से चुटकी बजाते हैं निकाल सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त। कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ये बात को बताना है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम बताते हैं मेरे दोस्त इसको कैसे बनाएंगे। देखो, सबसे पहले इस प्रश्न को बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक आकृति बना देता हूं ताकि आपको इस प्रश्न को समझने में दिक्कत ना होगी। जैसे हमारे पास एक आकृति ऐसा है ना, ये आकृति है हमारे पास, ये आकृति है। चलो इसको और बढ़ा ही लेते हैं। हमारे पास मान लीजिए ऐसा एक आकृति है ना। इस आकृति में हम लोगों को चतुर्भुज काउंट करना है। तो इसमें हम लोग चतुर्भुज कैसे काउंट करते हैं मेरे दोस्त, बड़ा ही सिंपल भाषा में आप लोग इसको करते क्या होंगे कि इसको नंबरिंग करते होंगे 1 2 3। एक ये हमारा कॉलम का नंबरिंग हो गया। अब हम रो का नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो इसमें हम कैसे काउंट करते हैं, ये जो हमारा रो है इसका सम, देन उसके बाद ये जो कॉलम है इसका सम के गुना कर देते हैं। कैसे, देखो 3 3 और 2 5 और 1 6 और 3 और 2 5 1 6, यानी 6 इधर से 6 आ गया रो का, 6 आ गया पंक्ति का, 6 आ गया रो का, 6 आ गया कॉलम का, 6 36 चतुर्भुज ऐसे करते हैं। ये बात सब कोई जानता है। अच्छा, अगर इसी की जगह मेरे दोस्त हम केवल एक पट्टी बना दें। अब आपसे पूछे कि इसमें कितना चतुर्भुज है, ये बात को बताइए। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब इनको भी जोड़ेंगे 2 1 3 और 2 5 5 1 कितना 6। यानी जब हम पंक्ति का सम जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। लेकिन मेरे दोस्त जो हमारा कॉलम है, ये कॉलम में केवल एक है ना। कॉलम में केवल एक है क्योंकि आगे नहीं है, कॉलम में केवल एक है। तो इसीलिए 6 को हम 1 से गुना कर देंगे तो टोटल इस पट्टी में कितना चतुर्भुज होंगे, 6 होंगे ना। अगर इसमें कॉलम में और होती नंबर, अब कॉलम में और नंबर होती तो हम गुना करते, लेकिन है नहीं, एक है इसीलिए 1 से गुना कर देंगे तो 6 आ रहा है। तो एक पट्टी में कितना चतुर्भुज होती है, 6, ऐसे काउंट करते हैं। तो ये बताइए मेरे दोस्त, हमारे पास इतना केवल पट्टी है ना। इस पट्टी में कितना चतुर्भुज होगा, इसको नंबरिंग करेंगे 1 और 2, 2 और 1 इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। इस वाले में कितना बनेगा मेरे दोस्त, इसमें 3 बनेगा। सेम लॉजिक 1 2 3। इस पट्टी में कितना बनेगा, इनको जोड़ेंगे, केवल पंक्ति को ही जोड़ लो। 3 2 5 और 1 कितना 6, इसमें बनेगा टोटल 6। इसमें कितना बना मेरे दोस्त, 6 बना। अच्छा, इस पट्टी में कितना बनेगा, सिंपल तुम चेंज कर 1 2 3, इसमें भी 6 बनेगा, यानी कि इसमें भी 6 बनेगा। तो अभी तक हमने कितना काउंट कर लिए, 6 और 6 12, 12 और 3 कितना मेरे दोस्त, 15। अभी तक तो हमने 15 काउंट कर लिए, उसके बाद प्लस करना है। अब हम देखो आपको एक्स्ट्रा चतुर्भुज और काउंट करके बता रहे हैं। एक्स्ट्रा चतुर्भुज कौन कौन से बन रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। हम काउंट कर रहे हैं कैसे कैसे एक्स्ट्रा चतुर्भुज है, उसको तुम ध्यान से देखो मेरे दोस्त, हमारे साथ गिनते चलो। एक चतुर्भुज ई दोनों को मिलाने से बनेगा एक चतुर्भुज ई बना, बिल्कुल। अच्छा, एक चतुर्भुज ई वाला बना, बिल्कुल। 2 हो गया, 2 हुआ, बिल्कुल। अच्छा, एक चतुर्भुज ई पूरा वाला बना, बिल्कुल। अच्छा, कितना हो गया, 3। एक चतुर्भुज ई पूरा वाला बना, कितना हो गया, 4। अभी तक हमने 4 एक्स्ट्रा काउंट किए हैं तो +4। इसके बाद और प्लस करना है, इसमें +4 और प्लस हो गया, उसके बाद और प्लस करना है। अब देखो एक्स्ट्रा चतुर्भुज तुमको हम बता रहे हैं, एक ई वाला बना, देखो एक चतुर्भुज ई वाला बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। अच्छा, जस्ट देखो एक ई पूरा मिला देंगे तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 2 हो गया, एक ऊपर से ऐसे 3 हो गया। एक देखो ई पूरा वाला कितना हो गया, 4 हो गया।
एगो ई पूरा चतुर्भुज को मिलाने के बाद, ई पूरा को मिलाने के बाद, ई पूरा जब मिलेगा एगो तो एगो ई बन जाएगा 5 हो गया। तो 5 और प्लस कर दो, पूरा को जोड़ दो। 15 4 19, 19 5 कितना 24। तो इस आकृति में टोटल 24 चतुर्भुज है मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देख रहे हैं CHSL टीयर 1 16/3/2023 में ही पूछा गया, हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। हमने कैसे काउंट किए हैं एक बार आपको समझ में नहीं आया होगा, हम एक बार और बताते हैं। इसको आप बार बार ट्राई करेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ट्रिक नहीं लगता है। देखो इस पट्टी में कितना त्रिभुज है, 3 है, कैसे निकालना ये तो सीख गए आप लोग। बिल्कुल इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें तो किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगा, हम खुद समझ रहे हैं। ठीक है, और देखो जो दिक्कत होनी चाहिए वो एक्स्ट्रा चतुर्भुज को काउंट करने में होनी चाहिए। देखो हम एक एक काउंट करके बता रहे हैं, आप लोग जरूर सीखिए। देखो एक चतुर्भुज बनेगा, ई वाला बनेगा कि नहीं इन दोनों को मिलाने पर? बिल्कुल बनेगा। अच्छा मेरे दोस्त एक हो गया। एक चतुर्भुज ई जस्ट इनके नीचे बनेगा, बिल्कुल 2 हो गया। अच्छा एगो चतुर्भुज ई पूरा बनेगा, कितना हो गया 3 हो गया, हो गया। एक चतुर्भुज जस्ट इस साइड में पूरा बनेगा, कितना हो गया 4 हो गया, हो गया। इसी 4 को तो हमने प्लस किया है। और देखो मेरे दोस्त एक ई बनेगा, एक चतुर्भुज ई बनेगा, बिल्कुल। अच्छा मेरे दोस्त एक ई पूरा मिलाकर बनेगा, 2 यहाँ से आ गया। ऐसा ही जस्ट ऊपर बन रहा है 2, देखो एक ई वाला 3 हो गया, हो गया। और जस्ट एक ई वाला बन रहा है 4 हो गया, 4 हो गया, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए मेरे दोस्त जब इन पूरे आकृति को मिलाएंगे तो एक यहाँ से भी तो बनेगा, 5 हो गया, बिल्कुल 5। इनको जोड़ने के बाद 24 आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही प्रश्न आजकल एग्जामों में पूछा जा रहा है मेरे दोस्त। डायरेक्ट ट्रिक वाला बहुत कम ही परीक्षा में पूछा जा रहा है, इसीलिए इसको हमने करा रहे हैं मेरे दोस्त। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर प्रश्न क्या है, बिंदु ए बिंदु सी से पश्चिम में 15 मीटर है। हमारा ये डायरेक्शन का प्रश्न है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में बता देता हूँ। देखो जब भी पेपर पे हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं मेरे दोस्त तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, ऊपर में हमेशा उत्तर होता है। ठीक है, अच्छा दाहिने बगल में हमेशा मेरे दोस्त पूर्व होता है, ये बात को समझिएगा। अब ऊपर में उत्तर हो गया, दाहिने बगल में पूर्व हो गया, तो मेरे दोस्त उत्तर का अपोजिट नीचे में हो जाएगा दक्षिण, आप पूर्व का अपोजिट बाएं साइड में हो जाएगा पश्चिम। ये बात को आप लोग समझते हैं। बस इसी कंसेप्ट पे अब हम इस प्रश्न को सिखा रहे हैं। देखो कैसे प्रश्न बोल रहा है, बिंदु ए बिंदु सी से पश्चिम में 15 मीटर है। बिंदु ए बिंदु सी से पश्चिम में 15 मीटर है। देखो बिंदु जो ए है ना, जो ए बिंदु है, देख रहे हैं बिंदु ए बिंदु सी के पश्चिम में 15 मीटर है। बिंदु ए बिंदु सी के पश्चिम में, यहाँ पर मान लीजिए मेरे दोस्त क्या है, यहाँ पर मान लीजिए कि क्या है सी है। इसके पश्चिम में कौन है, यहाँ पर है सी, है ना। इसके पश्चिम, इसका पश्चिम होगा इस साइड में, पश्चिम में कौन है बिंदु ए है। बिंदु ए है बिंदु सी के पश्चिम में, कितना दूर है तो 15 मीटर, तो 15 हम लिख लिए। आगे प्रश्न कह रहा है बिंदु बी बिंदु सी के उत्तर में 22 मीटर दूर है। देखो बिंदु जो बी है ना सी से उत्तर में, तो सी से ऊपर जाएगा, बिल्कुल सी से ऊपर जाएगा। कौन, सी से ऊपर जाएगा बिंदु बी, तो बी आ जाएगा यहाँ पर। ये बात को आप लोग समझ चुके हैं, बिल्कुल बी आ गया यहाँ पर, हम लोगों का बी आ गया यहाँ पर। और कितना दूर है मेरे दोस्त, ये जो बी है वो सी से कितना दूर है मेरे दोस्त, तो 22 मीटर दूर है, तो हमने 22 बना दिए। आगे प्रश्न कहता है बिंदु डी बिंदु बी के पूरब में 18 मीटर है। जो बी है ना इसके पूरब में डी एक बिंदु है जो 18 मीटर है। तो बी से पूरब होता है दाहिने बगल में, तो इधर जाएगा कौन, इधर जो जाएगा वो कौन जाएगा मेरे दोस्त, डी जाएगा। कितना दूर है तो 18 मीटर, इधर जाएगा कौन, डी, डी जाएगा। कितना दूर है 18 मीटर दूर है। यहाँ तक इसको भी हमने बना दी। आगे प्रश्न कहता है ई बिंदु डी के दक्षिण में 11 मीटर है। ओहो, एक बिंदु हमारा ई है जो डी के दक्षिण में है, तो डी का दक्षिण नीचे होगा, बिल्कुल, और नीचे होगा। कितना दूर है
क्वेश्चन ने ही बोल दिया है 11 मीटर, तो ये 11 मीटर हो जाएगा बिल्कुल। आगे पर प्रश्न कहता है एक्स बिंदु ई के पश्चिम में 33 मीटर दूर है। इसी पॉइंट को ध्यान से समझना मेरे दोस्त। एक्स एक बिंदु है जो ई के, यहाँ पर क्या है तो ई है, ई के पश्चिम में, ई का पश्चिम किधर होगा बायां, कितना दूर है 33 मीटर। 33 मीटर यहाँ से लेकर हम यहाँ तक इनको चला देंगे, 33 मीटर यहाँ पे आ जाएगा। कैसे आएगा ध्यान से देखिए, 33 मीटर यहाँ पर इसलिए आएगा क्योंकि ऊपर 18 है तो 18 मीटर यहाँ पर चल लेगा, इधर चल लेगा 15, 18 15 को मिला देंगे तो 33 मीटर हो जाएगा। यानी यहाँ से लेकर x और e के बीच की दूरी कितनी है मेरे दोस्त 33 मीटर। हमने कैसे निकाला, ऊपर 18 है तो 18 नीचे चला दिए तो इस लाइन पे आ गया, इस लाइन पे 15 मीटर और आगे बढ़ा दिए तो इस लाइन के पैरेलल आ गया, इस लाइन के सामने आ गया तो 33 मीटर हो गया x। अब हम लोगों से प्रश्न पूछा है बिंदु A और बिंदु x के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है। न्यूनतम दूरी का मतलब हुआ मेरे दोस्त कि बिंदु x यहाँ पर है और बिंदु A यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में एक गैप कितना का है, ये दूरी कितना का है, तो हम कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त ध्यान से देखिए। यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है 22 मीटर है ना, ये 22 मीटर है टोटल। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी घटा देंगे तो ये वाला दूरी मालूम चल जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी है कितना 11 है ना, 11 है, तो यहाँ से भी यहाँ तक 11 होगा और ये टोटल 22 है, तो 11 ऊपर हो गया तो नीचे कितना होगा मेरे दोस्त 11 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा 11। यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और जब ई 11 हो गया तो ई भी 11 मीटर हो जाएगा। तो ए और एक्स के बीच में कितना दूरी है मेरे दोस्त 11 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, कैसे किया है इस प्रश्न को आप लोग जरूर समझे होंगे, 12 ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देख रहे हैं एनटीपीसी CBT 2 में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखना। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है 8 मित्र PQRSTUV और W इसी क्रम में वामावर्त रूप से गोल मेज के परितः एक दूसरे के समान दूरी पर मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे। 12 ही मजेदार प्रश्न है मेरे दोस्त। कहने का मतलब देखो ध्यान से, यहाँ पर 8 व्यक्ति हैं जो एक वृत्ताकार मेज है, ठीक है। इस मेज पर उन्होंने समान दूरी पर बैठे हुए हैं, ठीक है। और वामावर्त दिशा में, वामावर्त का दिशा का मतलब समझते हैं, यानी समान दूरी पर बैठे हैं, उन्होंने समान दूरी पर बैठे हैं, ऐसे करके बैठा हुआ है, ठीक है। ऐसे बैठा है बिल्कुल। 8 व्यक्ति हैं, आठों के आठों समान दूरी पर बैठे हैं और केंद्र की तरफ मुख किए हुए हैं, तो केंद्र की तरफ मुख हमने बना रखे। अब प्रश्न में बोला है कि वामावर्त रूप में बैठे हुए हैं, ठीक है। यदि T उत्तर पूर्व दिशा में बैठा है, ओहो T जो है उत्तर पूर्व में दिशा में बैठा है। सबसे पहले आपको मैं डायरेक्शन तो बताया था कि डायरेक्शन एक्चुअल में होता है क्या, कि डायरेक्शन में हमारी 8 दिशाएं होती है, मूल 4 होती है, उप दिशाएं 4 होती है। ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, दाहिने बगल में पूर्व होता है और बाएं बगल में पश्चिम होता है। ये बात सबको ही जानता है। हमारे 4 और दिशाएं होती है, कौन कौन सी यहीं पे हम बता रहे हैं। वो जो दिशाएं होती है, उत्तर और पूर्व के बीच वाले दिशा को उत्तर पूर्व बोला जाता है और दक्षिण पूर्व के बीच वाले दिशा को दक्षिण पूर्व बोला जाता है। और यहाँ पर दक्षिण पश्चिम के बीच में दिशा है, इनको दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। यहाँ पे उत्तर पश्चिम के बीच में दिशा को उत्तर पश्चिम बोला जाता है। यहाँ तक तो सब कोई जरूर जानता होगा। चलिए, तो यहाँ तक जिस भाई को मालूम है कि 8 डायरेक्शन होती है, तो इस प्रश्न को जल्दी से ही आप बिल्कुल बिना पेन उठाए 12 ही आसान तरीका से आप इसको सॉल्व कर लेंगे मेरे दोस्त। चलिए, तो हम बता रहे हैं कि इसको कैसे करना होता है। तो यहाँ पर T उत्तर पूर्व दिशा में है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण, तो इधर पूर्व इधर पश्चिम। उत्तर पूर्व कहाँ होगा मेरे दोस्त, यहाँ पर होगा, तो T बैठ जाएगा यहाँ पर। उत्तर पूर्व दिशा यहीं पे होती है, ठीक है। उत्तर पूर्व दिशा यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमने T को बैठा दिए, ठीक है। आगे प्रश्न कह रहा है सभी का सभी वामावर्त दिशा में बैठे। वामावर्त का मतलब होता है घड़ी के चलने के उल्टे दिशा में, ठीक है। अब देखो मेरे दोस्त, जब T यहाँ पर बैठ गया तो T के बाद साहब बोल रहा है ना,
इसी क्रम में वामावर्त रूप से एक दूसरे के परितः एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे, इसी क्रम में। तो यहाँ से देखेंगे तो टी के बाद यू आया है, यू के बाद भी आया है, भी के बाद डब्ल्यू आया है, तो टी के बाद वामावर्त दिशा ऐसे ही चलेगा, चलेगा ना, बिल्कुल। तो टी के बाद में कौन आ जाएगा, यू आ जाएगा, तो यू यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद भी आ जाएगा, उसके बाद मेरे दोस्त डब्ल्यू आ जाएगा। अच्छा, डब्ल्यू के बाद फिर से यहाँ से शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसने साफ जैसे क्लॉक बाई एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में घूमा है, तो पी आ जाएगा यहाँ पर, क्यू आ जाएगा यहाँ पर, आर आ जाएगा यहाँ पर, एस आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से तुम स्टार्ट करके चेक कर सकते हो, पी के बाद क्यू आया, क्यू के बाद आर आया, आर के बाद एस आया, एस के बाद टी आया, टी के बाद यू आया, यू के बाद भी आया, भी के बाद डब्ल्यू आया। क्वेश्चन में भी इतना सीक्वेंस से दिया हुआ है। हम लोगों से प्रश्न पूछा गया है, तो पश्चिम दिशा में कौन बैठा है, यही बात को बताना। तो मेरे दोस्त ध्यान से देखेंगे, जो पश्चिम दिशा होती है वो यहाँ पर होती है पूरब दिशा यहाँ पर होती है, तो पश्चिम दिशा यहाँ पर होती है। तो ये बता यहाँ पर कौन बैठा है, पश्चिम दिशा यहाँ पर होती है, तो यहाँ पर कौन बैठा है मेरे दोस्त, डब्ल्यू बैठा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम दिशा में कौन बैठा है, तो डब्ल्यू बैठा है। और आप लोग के सामने ये प्रश्न दिख रहा होगा कि एसएससी एमटीएस ने इसको हाल ही में पूछा हुआ है। हम जितना भी प्रश्न कराते हैं मेरे दोस्त, पूरा का पूरा प्रश्न प्रीवियस पेपर का होता है, ये बात जरूर आप लोग समझिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर प्रश्न है हमारा, एम एन का भाई है। अच्छा एक बात बताते हैं मेरे दोस्त, ये ब्लड रिलेशन चैप्टर का लिया गया है। ब्लड रिलेशन चैप्टर में हम लोग फैमिली ट्री से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जिस भाई को फैमिली ट्री बनाना नहीं आता है उसके लिए एक वीडियो हमने डाल रखे हैं, जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, ब्लड रिलेशन में फैमिली ट्री बनाने के लिए जहाँ भी पुरुष जेंडर होता है उसको हम त्रिभुज में बंद कर देते हैं, जहाँ भी महिला जेंडर की बात होती है उसको हम सर्किल में बंद कर देते हैं, और जहाँ भी शादीशुदा की बात होती है तो ई हो जाएंगे पुरुष, ई हो जाएंगे महिला। इन दोनों के बीच एक छोटा सा प्लस सिंबल का हम यूज करते हैं। ये 3 पॉइंट को हम लोग ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन जल्दी समझ में आएगा। अगर और ज़्यादा समझना है तो उस वीडियो को आपको जाकर देखना पड़ेगा। चलिए प्रश्न है, एम एन का भाई है। देखो जो एम है ना वो एन का भाई है। एम का है, एम जो है एन का भाई है, तो सेम जनरेशन में आएगा, बिल्कुल। एम भाई है, इसका मतलब एम क्या है, पुरुष जेंडर है, तो इसको हम बंद करेंगे त्रिभुज में। आगे प्रश्न कहता है, और बी एन का भाई है। जो बी है ना वो भी एन का भाई है, तो बी यहाँ पर बन जाएगा। बी भाई है एन का, तो ये भी पुरुष जेंडर है, इसीलिए इसको भी हम त्रिभुज में बंद कर दिए। आगे प्रश्न कह रहा है, इसी प्रकार एम डी का भाई है। जो एम है ना वो डी का भाई है, तो डी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एम क्या है, डी का भाई है, तो डी आ जाए यहाँ पर। अच्छा एगो बात बताइए, एम जो है डी का भाई है, इसका मतलब एन या एन जो है, ध्यान से देखेंगे, डी का एन का भाई क्या है, एम, एन का भाई क्या है, बी। तो इसका मतलब है जो एम है वो डी का भाई है, इसका मतलब एन या तो पुरुष जेंडर होगी या महिला जेंडर होगी। अगर पुरुष जेंडर होगा तो एन डी का भाई होगा, अगर महिला जेंडर होगा तो डी का एन बहन होगा। आगे प्रश्न कह रहा है, किंतु एन डी का भाई नहीं है। सॉरी मेरे दोस्त, सॉरी। आगे प्रश्न कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, एन डी का भाई नहीं है। जो एन है ना वो डी का भाई नहीं है, इसका मतलब ये भाई बहन दोनों में से कोई होगा, गारंटी है। जब क्वेश्चन ही बोल दिया कि किंतु एन डी का भाई नहीं है, एन जो है भाई नहीं है, तो फिक्स है कि मेरे दोस्त एन क्या है, बहन है। अब बहन है इसीलिए इसको हमने वृत्त में बंद कर रख दिए, वृत्त में बंद कर दिए, ताकि ये महिला होगी जब भाई नहीं है। हम लोगों से प्रश्न पूछा गया है, तो एन का डी से क्या संबंध है, एन का डी से क्या संबंध है, ये बताइए। जो एन है वो डी का कौन है मेरे दोस्त, जो एन है ना वो डी का क्या है, बहन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार और समझाते हैं, काहे आप लोग को कन्फ्यूजन होगा। देखो एम एन का भाई है, तो जो एम है ना वो एन का भाई है, तो एन के संगे संगे तो आएगा, लेकिन एम क्या है, पुरुष जेंडर है, तो इसीलिए इसको हम बंद कर दे रहे हैं त्रिभुज में। आगे प्रश्न कह रहा है, बी एन का भाई है। जो बी है ना वो एन का भाई है, एन का भाई है, इसका मतलब इसको भी बंद करना होगा त्रिभुज में। आगे प्रश्न कह रहा है, एम डी का भाई है। जो एम है वो डी का भाई है, तो डी के संगे संगे आएगा। प्रश्न बोल रहा है, एन डी का भाई नहीं है।
जो एन है ना डी का भाई नहीं है, लेकिन एक के जनरेशन में बैठे हुए तो ये भाई या बहन में से कोई एक होगी, लेकिन एन डी का भाई नहीं है तो फिक्स है कि मेरे दोस्त ये भाई नहीं है तो क्या है, बहन है। भाई नहीं है तो बहन है। तो यही पूछा कि एन का डी से क्या संबंध है, तो ये बताइए जो एन है वो डी का कौन है, तो बहन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, तो अब उम्मीद मैं कर सकता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ गए होंगे। चलिए, तो अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर प्रश्न है, कह रहा है एक कुट भाषा में जैसे ROGER को 5 लिखा जाता है और MOULDS को 6 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में PIN का कोड का होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त की RO, उसके बाद में G है, उसके बाद में E है, उसके बाद में R है। इसको उसने कोड क्या किया है, 5 से किया है। और नीचे लिखा है MOULDS, इसको उसने क्या लिखा है, 6 लिखा है। हम लोगों से पूछा गया है मेरे दोस्त TI नहीं PIN, इनका कोड क्या होगा, यही बात तो बताना है। तो यहाँ पर बड़ा ही मज़ेदार लॉजिक है और MTS ने इस प्रश्न को पूछा था मेरे दोस्त। बिल्कुल हम अपने मन से प्रश्न को नहीं लाते हैं। देखो यहाँ पर देखो, रोजर ROGER में इसमें कितना लेटर है, 1 2 3 4 5, इसमें टोटल 5 लेटर है, इसीलिए मेरे दोस्त 5 कोड कर दिया गया है। ध्यान से देखिए, 5 लेटर इसीलिए 5 लिखा गया। नीचे में देखो 1 2 3 4 5 6, नीचे में 6 लेटर, इसीलिए यहाँ पर 6 लिख दिया गया मेरे दोस्त। ये बात समझे। तो इसमें कितना है, 1 2 3, इसमें 3 लेटर है, तो हम क्या इसका आंसर क्या देंगे, 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त, क्योंकि इस प्रश्न में कुछ भी नहीं किया गया था। जिस लेटर में जिस वर्ड में जितना लेटर था उतना नंबर से कोड कर दिया गया। जैसे इसमें 5 था तो 5 से कोड कर दिया गया, इसमें 6 था तो 6 से कोड कर दिया गया, इसमें 3 था तो 3 से कोड कर देंगे, बात खत्म। कितना आसान प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न है, विषम की पहचान करें। विषम की पहचान करें मेरे दोस्त। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या लॉजिक है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर बी में हम लोग देख रहे हैं कि 5 से 65 बनाने के लिए 5 को 13 से गुना करना पड़ेगा। 5 से हम 13 से गुना करेंगे तो 5 गुना 13 कितना हो जाएगा, 65। यहाँ देखो 8 से 104 बनाने के लिए इसको भी 13 से गुना करना पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है। अच्छा, 11 से 143 बनाने के लिए यहाँ भी 13 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है मेरे दोस्त। जबकि ऑप्शन नंबर ए में ऐसा बात नहीं है, यही अलग हो जाएगा, क्योंकि 12 को जब हम 13 से गुना करेंगे तो जानते हैं कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 के 6 हासिल कितना 2, 13 कम 13 2 15, 13 कम 13 2 15, 156 होनी चाहिए। तो यहाँ पर 146 लिखा गया है, इसीलिए ऑप्शन ए अलग हो जाएगा। बाकी में देख रहे पहला नंबर को 13 से गुना करके दूसरा नंबर बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में ऐसा बात नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में 146 जो लिखा गया है वो 13 से गुना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, BEF का रिलेशन जो है GJK से है, उसी प्रकार LOP का संबंध किन से होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या है B, उसके बाद में क्या है E है, BEF, इनका जो रिलेशन है मेरे दोस्त किन से है, GJ और K से है। GJ और K के साथ में है, सेम लॉजिक LOP, इनका कोड का होगा, यही बात को बताना है। चलेंगे तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, इस लॉजिक को पहचानेंगे मेरे दोस्त। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहाँ पर ध्यान से हम लोग देखेंगे कि इनमें क्या लॉजिक लग सकता है। देखो बी से जी हम लोग कैसे बना सकते हैं, जो बी का स्थान होता है मेरे दोस्त 2 होता है, और जी का स्थान जो होता है मेरे दोस्त वो कितना होता है, बी का 2 होता है, जी का स्थान होता है 7। तो 2 से 7 बनाया गया है तो प्लस का 5 करके, ठीक है, प्लस का 5 करके। ई से मेरे दोस्त जे कैसे बनाया गया है, ई का स्थान होता है 5, जे का स्थान होता है 10, 5 से 10 बनाया गया, इसका मतलब यहाँ भी प्लस का 5। एफ का जो स्थान होता है मेरे दोस्त 6 होता है, के का 11 होता है, तो 6 से 11 बनाया गया प्लस 5 यहाँ भी करके, यानी सारे लेटर में प्लस का 5 कर दिया गया। बस एल में भी प्लस का 5 हम लोग करेंगे,
ओ में भी प्लस का 5 कर देंगे, उसके बाद पी में भी प्लस का 5 कर दे। सारे लेटर में ही प्लस का 5 करना है, बस कुछ थोड़ा भी है नया इसमें, सारे लेटर में ही प्लस का 5 कर देना है। ठीक है, तो चलिए एल, एल का क्रमांक होता है 12, 12 में 5 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17, 17वां लेटर क्यों होता है। यहाँ पर ओ का स्थान होता है कितना मेरे दोस्त 15, 15 में 5 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। अब 20वें स्थान पे कौन सा लेटर आता है तो मेरे दोस्त टी आता है, टी आता है। अच्छा यहाँ देखेंगे पी का स्थान होता है 16, 16 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, 21वां जो स्थान होता है मेरे दोस्त यू लेटर होता है 21 पे। तो क्यों टी यू इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया मेरे दोस्त। कितना आसान अब मजेदार प्रश्न था, सारे लेटर में प्लस का 5 कर देंगे, हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न है। दी गई आकृति किस उत्तर आकृति में अंतर्निहित है। दी गई आकृति जो हमारे पास ये आकृति दी गई है ना, ये आकृति कौन सी उत्तर आकृति में अंतर्निहित का मतलब छिपा हुआ है। ये बात बताइए, ऐसा राइट एंगल त्रिभुज की तरह कौन सा ऑप्शन में छिपा हुआ है, यही बात को चेक करना है। तो चलिए यहाँ पर तो कहीं भी त्रिभुज न, यहाँ पर त्रिभुज आ रहा है लेकिन उल्टे आ रहा है, तो इसीलिए इसको तो हो ही नहीं सकता। यहाँ तो कहीं त्रिभुज ही नहीं दिख रहा, यहाँ पर त्रिभुज दिख रहा है ऐसे, तो ऐसे बन ही नहीं सकता, राइट एंगल की तरह बनना चाहिए, इसीलिए बी भी गलत हो गया। अच्छा ऑप्शन नंबर सी में मेरे तो जो त्रिभुज बन रहा है ये उल्टा बना है, उल्टा, तो उल्टा हो ही नहीं सकता, इसीलिए सी गलत। बचा क्या ऑप्शन डी, यही हो गया राइट आंसर। और इसमें कहाँ पर बनाया हुआ है ध्यान से देखिए, ये लाइन ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, ऐसे बनाया गया, देखो ध्यान से, यहाँ पर बनाया गया कि नहीं, बिल्कुल बनाया गया, यहाँ पर इस त्रिभुज को बनाया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए तो यहाँ पर कुल मिलाकर ऐसा केवल डी में ही बनाया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर प्रश्न जो है 8 का रिलेशन 512 से है, 18 का रिलेशन 5832 से है, सेम रिलेशन क्वेश्चन मार्क का संबंध 1728 से है। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, आजकल हाल ही में एनालॉजी का प्रश्न है, ऐसा प्रश्न 12 पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, ये बात को बिल्कुल मत भूलिएगा, ऐसा प्रश्न आजकल 12 ही पूछा जा रहा है। जैसे 8, इसको हम लिख कर 12 करते हैं, देखो ध्यान से, जो 8 है ना, इनका जो संबंध है मेरे दोस्त, जो 8 का रिलेशन है ये किन से है, 8 का रिलेशन है 512 से, 8 का रिलेशन है 512 से। उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क की रिलेशन जो है वो है 1728 से। आजकल ऐसा प्रश्न 12 पूछा जा रहा है, ये बात को ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार 18 का रिलेशन किन से है, 5832 से है मेरे तो, 12 पूछा जा रहा है आजकल एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, ये लॉजिक को हम बता रहे हैं मेरे तो, ध्यान से देखिए। 8 से 512 बनाया गया है, जानते हैं कैसे, 8 जो है ना इसका कर दिया गया है कि क्यूब, 8 का क्यूब कर दिया गया, क्योंकि 8 का क्यूब से हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 512। सेम लॉजिक 18 का क्यूब कर दिया गया, यहाँ पर भी देखो कैसे, 18 का जो क्यूब होता है मेरे दोस्त वो 5832 होता है, आप लोग निकाल कर चेक कर सकते हैं। तो ये बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा जिनका क्यूब करने पर 1728 आ जाए। तो मेरे दोस्त हम सभी जानते हैं जो 8 का क्यूब होता है वो 512 होता है, ठीक है, जो 9 का क्यूब होता है वो 729 होता है, और 14 का तो ज़्यादा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि 12 का क्यूब हमको कंफर्म याद है मेरे दोस्त, 12 का क्यूब 1728 होता है। ठीक है, 12 का क्यूब कितना होता है 1728, आप गुना करके चेक कर सकते हो, 12 गुना 12 144 हो जाएगा, और 144 को हम 12 से फिर से गुना कर देंगे बस। तो 12 चौका 48 के 8 हासिल कितना 4, 12 चौका 48 4 52 के 2 हासिल कितना 5, 12 का 12 5 17, बिल्कुल 1728 होता है। इसका मतलब 12 का क्यूब 1728 हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो मेरे दोस्त आजकल ऐसा प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है, आजकल ऐसा प्रश्न एनालॉजी में एक न्यू पैटर्न लागू किया गया, 12 पूछा जा रहा है, बिल्कुल इसको देखना ना भूलिएगा मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार कॉकरोच का संबंध निम्फ से है ठीक उसी प्रकार भेड़ का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कि क्या आएगा। अच्छा मेरे दोस्त, आपको मैं बता दूं, इस प्रश्न को कराने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। चलिए, तो यहाँ पर देखो, जो कॉकरोच है ना, इनका जो संबंध है वो निम्फ से है। तो हम सभी जानते हैं मेरे दोस्त कि कॉकरोच के बच्चे को क्या बोला जाता है, निम्फ बोला जाता है। कॉकरोच के बच्चे को निम्फ बोला जाता है। उसी प्रकार भेड़ के बच्चे को क्या बोला जाता है, भेड़ के बच्चे को मेमना बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, क्योंकि कॉकरोच के बच्चे को निम्फ कहा जाता है, उसी प्रकार भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर, श्रृंखला को पूरा करें। हमारे पास एक सीरीज दी गई है, 8 से 18 बना, उसके बाद 26 बना, उसके बाद 32 बना, उसके बाद 36 बना, उसके बाद क्वेश्चन मार्क बनेगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, देखो यहाँ सबसे पहले क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, उसके बाद में क्या है, 18 है, 8 के बाद 18 है, उसके बाद में 26 है, उसके बाद में 32 है, उसके बाद में क्या है मेरे दोस्त, 36 है, और उसके बाद में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क के वैल्यू को बताना है। चलेंगे यहाँ पर लॉजिक को हम लोग ढूंढेंगे कि 8 से 18 कैसे बना है। 8 से 18 बनाने के लिए मेरे दोस्त प्लस का 10 किया गया है, बिल्कुल। 18 से 26 बनाने के लिए प्लस का 8 किया गया है। 18 में प्लस का 8 करेंगे तो जाके 26 बन जाएगा। 26 में प्लस का 6 करेंगे तो 32 बन जाएगा। 32 में प्लस का 4 करेंगे तो 36 बन जाएगा। तो ये बताइए 36 में कितना प्लस होगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो लॉजिक लग रहा है मेरे दोस्त, पहले प्लस 10, फिर प्लस 8, फिर प्लस 6, फिर प्लस 4, इन्हें दो दो घट रहा है। 10 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद 6 हो गया, 6 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद क्या हो जाएगा, 2 घटेगा 4 में से तो 2 हो जाएगा। 36 पे जू जुट जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 38 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर 38 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। कितना आसान प्रश्न है मेरे दोस्त, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को भी समझ चुके होंगे। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।